हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद हमने बात किया था ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। ये दोनों मशीन के अंदर है, यानी दोनों को इंक्लूड करके हम लोगों का जो टॉपिक दिया हुआ है, यूनिट का नाम दिया गया है, वो एनर्जी कंजर्वेशन इन मशीन है। तो मशीन के अंदर मेनली तौर से हम ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो अब इसमें हम लोगों को जो पहला टॉपिक कवर करना है वो है इंडक्शन मोटर। यानी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्व करने का तरीका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मेथड अपनाया जाएगा, क्या क्या टेक्निक अपनाया जाएगा। तो आइए हम लोग आज की इस वीडियो में उन टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी कंजर्व कर पाएंगे इंडक्शन मोटर के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारा नाम लिखा गया, जैसे हेडिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है नोट्स के अंदर, टाइप्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक इन इंडक्शन मोटर। यानी डिफरेंट तरीका हो सकता है, डिफरेंट टेक्निक हो सकता है, डिफरेंट मेथड होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे तरीके के बारे में बात करेंगे। तो कुछ यहाँ पर नाम लिखा गया है, क्या क्या तरीका होगा जिसके द्वारा एनर्जी कंजर्वेशन किया जाएगा इंडक्शन मोटर के अंदर। जैसे इंप्रूविंग पावर क्वालिटी है, मोटर सर्वे है, मैचिंग मोटर विथ लोड है, मिनिमाइजिंग द आइडियल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर है। इसी तरह आपका ऑपरेशन इन स्टार मोड है, रीवाइंडिंग ऑफ मोटर है, रिप्लेसमेंट बाय एनर्जी इफिशिएंट मोटर एंड पीरियोडिक मेंटेनेंस। ये सब की चर्चा करेंगे एक एक करके, एक बार में सारा बताएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ऑलरेडी हम लोगों को एक एक करके सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो हम सब के बारे में बताने से अच्छा एक के बारे में आपको बताएंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, तीसरा, चौथा, इसी तरह जितना मेथड और टेक्निक है इंडक्शन मोटर के अंदर एनर्जी कंजर्व करने का, उन सारे तरीके पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है इंप्रूविंग ऑफ पावर क्वालिटी। यानी इंडक्शन मोटर के अंदर अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप एनर्जी को सेव करना चाहते हैं और एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं, तो पहला जो आपको तरीका अपनाना है वो क्या है, इंप्रूविंग पावर क्वालिटी। यानी मोटर के पावर क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। अब पावर क्वालिटी क्या है इसको आपको समझना है, पावर क्वालिटी के अंदर कौन सा फैक्टर आएगा उसको समझना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सारे एक एक पॉइंट को समझिएगा, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो लिखा गया है इसके अंदर, पावर क्वालिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट to consume the energy being supplied to it। बहुत अच्छा परिभाषा लिखा गया है। पावर क्वालिटी क्या है किसी मोटर का, तो पावर क्वालिटी रिफर टू एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, या इलेक्ट्रिकल मशीन या मोटर है ना, मोटर या मशीन या इक्विपमेंट का वह गुण है जो ये बताता है इक्विपमेंट टू कंज्यूम द एनर्जी बीइंग सप्लाइड टू इट। यानी जो उसको एनर्जी दिया गया है वो कितना उसको उपयोग कर पा रहा है, कितना उसको अच्छे तरीके से उपयोग, जितना वो अच्छे तरीके से उपयोग करेगा उतना ही वो इक्विपमेंट क्या कहलाएगा, उसकी पावर क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप उस पढ़ाई को कितना अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं, कितना एग्जाम में लिख पा रहे हैं, वही आपकी क्या है, एजुकेशन क्वालिटी है, पढ़ाई की क्वालिटी है। इसी तरह किसी मशीन को अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कोई इक्विपमेंट, कोई मशीन कितना अच्छे से यूज कर पा रहा है, उपयोग कर पा रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा, पावर क्वालिटी कहा जाएगा। और मोटर है, मोटर क्या यूज करता है, तो आपको मालूम है मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है। तो जितना अच्छा कोई इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करके मैकेनिकल में चेंज कर रहा है, उस एनर्जी को सही से यूज कर रहा है, कहा जाएगा कि वो बहुत अच्छे पावर क्वालिटी वाला मोटर है। अगर वो एनर्जी यूज नहीं कर रहा है, उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है और सिर्फ एनर्जी का वेस्ट कर रहा है, चाहे हीट के फॉर्म हो, मैकेनिकल आपका यानी कि
फ्रिक्शन के फॉर्म में हो, अदर फॉर्म में अगर वो चेंज कर दे रहा है, यूज नहीं कर रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो कहा जाएगा उसकी पावर क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो लिखा गया है इसके अंदर, पावर क्वालिटी रिफर टू द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इक्विपमेंट टू कंज्यूम द एनर्जी बीइंग सप्लाइड टू इट। वो कितना कंज्यूम करता है, कितना एनर्जी को लेता है जो उसको दिया जा रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा गया है, इन नंबर ऑफ पावर क्वालिटी इशू इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक, पुअर पावर फैक्टर, वोल्टेज इनस्टेबिलिटी एंड इनबैलेंस इम्पैक्ट ऑन द इफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी किसी मशीन की या इक्विपमेंट की पावर क्वालिटी कैसा है वो डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके अंदर क्या क्या है, तो लिखा गया है पावर क्वालिटी इशू इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक। इलेक्ट्रिकल हार्मोनिक का नाम सुना होगा, है ना, अनवांटेड सिग्नल होता है या प्योर आपको सिग्नल एसी या डीसी नहीं मिल रहा हार्मोनिक की वजह से, तो हार्मोनिक उसके अंदर अगर प्रेजेंट है, या पुअर पावर फैक्टर अगर अच्छा नहीं है, वोल्टेज इनस्टेबल है, वोल्टेज अगर 3 फेज मोटर है 3 फेज में वोल्टेज बराबर नहीं मिल रहा है, या इनबैलेंस इम्पैक्ट ऑन द इफिशिएंसी, इसकी वजह से इफिशिएंसी घट जाएगी। तो ये सारा आपका जो फैक्टर लिखा गया है इन सब पर आपका पावर क्वालिटी डिपेंड करता है। वोल्टेज बैलेंस होना चाहिए, हार्मोनिक्स नहीं होना चाहिए, पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, इम्प्रूव्ड पावर फैक्टर, वोल्टेज अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ फैक्टर हमको डिपेंड करता है किसी भी मशीन के पावर क्वालिटी को। आगे इन्हीं सारी बात को लिखा गया है, बेनिफिट ऑफ गुड पावर क्वालिटी। एक अच्छा पावर क्वालिटी अगर मोटर का है, मशीन का है, तो उससे क्या क्या बेनिफिट हमको मिलेगा। पहला लिखा गया है कंसिस्टेंस अप टाइम, यानी समय के साथ वो लगातार काम करेगा, कंसिस्टेंस होगा, लगातार होगा। दूसरा है प्रीडिक्टेबल। प्रीडिक्टेबल का मतलब होता है आपके यानी कि अनुमान के अनुसार, आपने जो सोचा था, आपने जो एक्सपेक्टेशन लगाया था उसके अनुसार वो काम करेगा, प्रीडिक्टेबल होगा, आपकी इच्छा अनुसार वो आउटपुट आपको देगा। दूसरा आपको तीसरा फायदा क्या है, अच्छे क्वालिटी का इंक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी, आपको अच्छी एनर्जी इफिशिएंसी मिलेगी। और लिखा गया नेक्स्ट, इम्प्रूव इक्विपमेंट रिलायबिलिटी, इससे रिलायबिलिटी आपको बढ़ जाएगा, रिलायबिलिटी अच्छा मिलेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी, स्टेडी एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। अब मोटर है तो मोटर चलता है तो उससे प्रोडक्ट बनता है, बहुत सारा मैकेनिकल वर्क होता है, तो आपको अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन में कहीं पर रुकावट नहीं होगा। डिक्रीज द वेस्टेज एंड एक्सप्लोर, यानी आपका जो वेस्टेज है, बर्बादी होगा, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर हो, वो एक्सप्लोर या वेस्टेज नहीं होगा अगर उस मोटर की या मशीन की पावर क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको समझ में आ रहा है, पावर क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा अगर पावर क्वालिटी अच्छी होगी तो। अब उसका नुकसान भी कुछ है, यानी कि अगर पावर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पुअर क्वालिटी का अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट, किसी को भी खतरा हो सकता है, मोटर है, हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है या मैकेनिकल डैमेज होने का चांस है, तो उसकी वजह से आपका अनसेफ वर्क इन्वायरमेंट है। कॉस्ट, कैपिटल एंड इक्विपमेंट डैमेज होने का चांस होगा, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होगा, इक्विपमेंट डैमेज होगा। डिक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी इफिशिएंसी घट जाएगी, प्रोडक्शन आपका सही नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर पावर क्वालिटी मोटर की, मशीन की अच्छी नहीं है तो वहाँ पर काम करिएगा तो भी खतरा हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, एनर्जी इफिशिएंसी नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन आपका जो होगा, इफिशिएंट मोटर नहीं तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन कम होगा। तो ये सब आपका पावर क्वालिटी कम होने का नुकसान है, इससे आपको बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए एनर्जी, अगर इफिशिएंसी या एनर्जी को हम लोग किस तरह से इम्प्रूव करें, पावर क्वालिटी किस तरह से इम्प्रूव होगा, उस पर अब चर्चा किया जा रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन मेथड इंडक्शन मोटर बाय इम्प्रूविंग पावर क्वालिटी, यानी पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करके किस तरह से एनर्जी को इफिशिएंट बनाएंगे इंडक्शन मोटर में, उसकी चर्चा होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कंजर्व बाय इम्प्रूविंग द पावर क्वालिटी, इट कैन बी अचीव बाय अकॉर्डिंगली। हम लोग कुछ तरीका अपनाएंगे जिससे पावर क्वालिटी
इम्प्रूव होगा और एनर्जी कंजर्व होगा। उसमें पहला जो तरीका है वो क्या है, वोल्टेज अनबैलेंस, यानी वोल्टेज अनबैलेंस को रिमूव करना है ना। अनबैलेंस होगा तो उससे आपको नुकसान होता है। तो पहला चीज क्या आपको करना है, इट कैन बी अचीव बाई वोल्टेज अनबैलेंस के अंदर लिखा गया 3 फेज इंडक्शन मोटर आर डिजाइन टू ऑपरेट ऑन ए बैलेंस 3 फेज एसी सप्लाई। सही है, कोई भी 3 फेज इक्विपमेंट है, मोटर है, मशीन है, ट्रांसफार्मर है, वो 3 फेज के लिए डिजाइन किया हुआ होता है। अगर उसको अनबैलेंस यानी अनइक्वल वोल्टेज दीजिएगा तो वो सही काम नहीं करेगा। इन अनबैलेंस कंडीशन द वोल्टेज इन ईच फेजेस आर अनइक्वल विच मे बी कॉजेज द एक्सेसिव हीटिंग एंड वाइब्रेशन। अगर अनबैलेंस वोल्टेज दीजिएगा तो मोटर के अंदर कॉज क्या होगा, आपका एक्सेस हीट प्रोड्यूस होगा और मोटर वाइब्रेट करेगा। अनइक्वल वोल्टेज है, किसी में वोल्टेज कम ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपका करंट कम ज़्यादा जाएगा, आपका फ्लक्स डेवलप कम ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक जो सर्किट है वो पूरा अनबैलेंस हो जाएगा, जिससे मैकेनिकल वाइब्रेशन होगा, एक्सेस हीट होगा। दिस कंडीशन लीड द इंक्रीज इन आई स्क्वायर और लॉसेज इन मोटर। मोटर के अंदर आई स्क्वायर कॉपर लॉसेज भी बढ़ जाएगा। ये सब नुकसान क्या है, अनइक्वल वोल्टेज की वजह से। तो वोल्टेज आपको क्या करना है, बैलेंस जो वोल्टेज अनबैलेंस है उसको रिमूव करना है और बैलेंस वोल्टेज को अपनाना है। इसी के आगे यहाँ पे लिखा गया है मेंटेनिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। आपको क्या करना है, वोल्टेज को मेंटेन रखना है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मेंटेन रखना है, मैच रखना है। मेंटेनिंग द फ्रीक्वेंसी एंड द रिक्वायर्ड फ्रॉम द फैक्टर 1.11 मिनिमाइज द हार्मोनिक्स। अब आगे लिखा गया है अगर फ्रीक्वेंसी आपका मेंटेन होगा तो रिक्वायर्ड फॉर्म फैक्टर होगा, फॉर्म लिख दिया गया मिस्टेक से, फॉर्म फैक्टर 1.11 मिनिमाइज द हार्मोनिक भी कम होगा एंड आयरन एंड मैकेनिकल लॉस भी कम होगा एज स्पीड इज मेंटेन एट स्पेसिफिक वैल्यू। अगर स्पीड को आप मेंटेन रखिएगा तो हार्मोनिक्स भी आपका कम प्रोड्यूस होगा, फॉर्म फैक्टर पर्याप्त मिलेगा और वोल्टेज मेंटेन रहेगा, फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगा। तो आपको मोटर की स्पीड को मेंटेन रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है आपको, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वजह से भी पावर क्वालिटी आपका सही नहीं होता है। तो इंक्रीज द यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इन द सिस्टम लीड्स टू ऐड द हार्मोनिक इन द सप्लाई। आप लोग ऑलरेडी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ होता है उसके अंदर हार्मोनिक्स प्रोड्यूसर, यानी प्योर आपको डीसी नहीं मिलेगा, प्योर अगर एसी में चेंज कर एसी नहीं मिलेगा, उसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट होता है, अनवांटेड सिग्नल होता है, प्योर एसी या डीसी नहीं मिलता है। तो उस हार्मोनिक्स की वजह से जो हमारा इक्विपमेंट है वो खराब होगा। तो बहुत ज़्यादा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को हम लोगों को यूज़ नहीं करना है अगर हम मोटर के अंदर चाहते हैं अच्छा पावर क्वालिटी। तो इंक्रीज यूज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस in the system leads to add the harmonic in the supply frequency. These losses can be minimized by using harmonic filter, thus reducing the harmonic in the system. हार्मोनिक फिल्टर लगाना होगा आपको जिससे आप हार्मोनिक को रिड्यूस कर पाइएगा। इसके अलावा आप जो वोल्टेज एक दो पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, इसमें वोल्टेज जो आपको बैलेंस मिलेगा वो वोल्टेज बैलेंस कब मिलता है, अगर हमारे पास 3 फेज सिस्टम है तो जो सिंगल फेज लोड है, ये सिंगल फेज लोड की वजह से अनबैलेंस को एक फेज पर ज़्यादा सिंगल फेज लोड लगाइएगा तो वोल्टेज वहाँ पर का रिड्यूस हो जाएगा। तो सिंगल फेज अगर कोई लोड हम यूज़ करें 3 फेज सिस्टम में तो वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए ताकि हमको 3 फेज जो मोटर है इसको हमको 3 फेज इक्वल वोल्टेज मिले। तो अगर आप सिंगल फेज एक लोड पहला फेज में लगाया तो दूसरा में भी आपको लगाना है और तीसरा में भी लगाना है ताकि 3 फेज सिस्टम बैलेंस रहे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना अलाउएबल है वेरिएशन, तो आपका ±6% होता है। ±6% तक अगर वैरी हो रहा है वोल्टेज तो हमारा मोटर उसको बर्दाश्त करेगा। अगर इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा तो इसकी वजह से मोटर का जो पावर क्वालिटी है वो घट जाएगा और मोटर के इफ़िशियंसी घट जाएगी। जो ऊपर में नुकसान बताएगा वो सारा नुकसान आपको मिलेगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आप याद रखिएगा और अपने पॉइंट के अंदर इंक्लूड कीजिएगा। फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना वेरिएशन हो सकता है,
तो प्लस माइनस 3% तक वेरिएशन अलाउेबल है। इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा तो मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो आपका घट जाएगा, पावर क्वालिटी कम हो जाएगी। तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग पहला जो चीज़ 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, यानी जो पावर है वो सही से हमारा यूज़ हो, कंज्यूम हो, वेस्ट नहीं हो। उसके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना है। वोल्टेज हमारा बैलेंस होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमारा पर्याप्त मिलना चाहिए, बैलेंस मिलना चाहिए, रेटेड मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा हारमोनिक्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए। और हारमोनिक्स कम करने के लिए एज पॉसिबल हम लोग क्या करेंगे, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है उसका कम यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिल्टर का उपयोग करेंगे। फ्रीक्वेंसी को बैलेंस रखने के लिए हम लोग फिर VFD डिवाइस आता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, उसके द्वारा हम लोग बैलेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोवाइड करेंगे मोटर को। इसके अलावा सिंगल फेस लोड अगर कनेक्टेड करें 3 फेस सिस्टम से तो बैलेंस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि 3 फेस मोटर में हम लोगों को 3 फेस वोल्टेज पर्याप्त मिल सके। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम लोगों को मोटर को जो सप्लाई मिल रही है वो इक्वल मिलेगा और हमारा डिज़ायर वैल्यू मिलेगा, जिससे हमारे मोटर की इको पावर क्वालिटी अच्छी होगी और मोटर अच्छे से इफ़िशिएंटली काम करेगा, रिलायबल ऑपरेशन होगा। आई होप पहला फैक्टर जो हम लोगों को कंजर्वेशन करना था उसमें पहला चीज़ जो पावर क्वालिटी था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोटर सर्वे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।